ठीक है, हम लोग कर रहे थे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और उसमें हमने किया था कि टी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाई जी। 5 वेरिएबल्स हैं, 5 में से कोई भी 3 दे के 2 पूछते हैं। पहला कौन सा, टेंशन टी, फिर कौन होता है थीटा, मास, लेंथ, ओमेगा। ये 5 हैं, 5 में से कोई भी 3 दिया रहता है, एक पूछता है। हाँ, तो सर्कुलर हम लोग कर रहे थे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में जो 5 वेरिएबल है, 5 में से कोई भी, क्या हो गया इसको, 5 में से कोई भी 3 वेरिएबल पता होते हैं तो 2 आप निकाल सकते हो। और उसमें भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला अलग से दिया गया कि 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाई जी, बराबर ना। अब आगे देखो इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कार ऑन अ कर्व्ड पाथ। कोई भी कार है अगर वो कर्व्ड पाथ पे चल रही है तो क्या होगा, देखो कर्व्ड पाथ का मतलब क्या है, मान लो ऐसे कोई रोड है, यही तो होगा कर्व्ड पाथ। ऐसे रोड टर्न ले रही है और यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है। तो ये कार है एक कर्व्ड पाथ पर, ऐसे इसका रेडियस जो है ना इस कर्व्ड पाथ का, ये रेडियस इसका आर ले लेते हैं। कार यहाँ है और ये ऐसे आगे जा रही है 20 स्पीड से। क्या हो रहा होगा ध्यान से समझो। अब ये जो कार चल रही है, अगर मैं इसको ये ऐसा मैंने बनाया इस तरह से प्लेन पर, क्योंकि बोर्ड मेरा ऐसे है ना, रोड पे कैसे होगा ये टर्न, ऐसे, तो mg किधर लग रहा होगा, नीचे। अगर रोड पे ऐसे है, इसी को मैं उठा के ऐसे कर दूं तो जो mg नीचे था वो कहाँ पहुंच जाएगा, अंदर। अभी नॉर्मल किधर लग रहा है, बाहर। तो जब मैं ऐसे कर दूंगा तो नॉर्मल कैसे आएगा, तो ये भी लग रहा है ऊपर। जब ऐसे कर देगा आ गया नॉर्मल बाहर। तो क्या पहले दो चीज यहाँ क्लियर हो गई कि अगर ये गाड़ी ऐसे चल रही है तो mg रोड के अंदर लग रहा है इनटू द प्लेन और नॉर्मल किधर लग रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन कार घूम कहाँ रही है, एक सर्कुलर पाथ पर कार कहाँ घूम रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो कौन सा फोर्स कंपलसरी होता है, सेंट्रीपिटल। कौन सा फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा इसमें, कोई और फोर्स दिख रहा है क्या, तो अभी हमें दिख नहीं रहा। लेकिन कार का टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, वही फ्रिक्शन इसको गिरने नहीं दे रहा है। तो यहाँ जो 1 2 3 4 चारों टायर हैं, ये चारों टायर स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और वही स्टैटिक फ्रिक्शन हमें सेफ टर्न लेने दे रहा है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो आप सेफ टर्न नहीं ले पाओगे। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स and road provide the centripetal force to take सेफ टर्न। सेफ टर्न लेने के लिए क्या हो रहा है, कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक। अब किधर काम कर रहे होंगे ये सारे टायर, इस डायरेक्शन में आपको एक फ्रिक्शन दे रहे होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन सारे Fs। अब अगर ये Fs से चल रहा है
ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। हमें बताइए मैक्सिमम क्या वेलोसिटी रखूं टू टेक सेफ टर्न। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी टू टेक सेफ टर्न, बताओ। कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हुआ बेसिक। अगर मैं वेलोसिटी को मैक्सिमम करना चाहता हूं तो जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। क्या ये बराबर हो जाएगा एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर। एन कितना है जरा देख के बताओ। नॉर्मल एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे ना, क्योंकि एम जी ऐसे नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे ऊपर लग रहा है। तो नॉर्मल एम जी अगर बैलेंस नहीं हुए, नॉर्मल ज़्यादा हो गया तो गाड़ी हवा में उड़ जाएगी, और एम जी ज़्यादा हुआ तो गड्ढा खोदना पड़ेगा रोड में, धंसती चली जाएगी गाड़ी। गाड़ी ना तो यहाँ पे धंस रही है ना तो हवा में उड़ रही है। इसका मतलब ये है नॉर्मल और एम जी दूसरे के बराबर है। तो अगर ये एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। एम ने एम को मार डाला, म्यू आर जी इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर, या रूट म्यू आर जी इज इक्वल टू वी मैक्स। जब भी आप किसी सर्कुलर टर्न पर चलते हैं तो आपके पास ये इतनी अलाउड स्पीड होती है, रूट ओवर म्यू आर जी। कोई भी कर्व्ड पाथ है, अगर आपकी वेलोसिटी 0 से लेके म्यू रूट ओवर म्यू आर जी के बीच में है तब तो आप सेफ टर्न ले पाएंगे। और अगर आपकी वेलोसिटी 0 से म्यू आर जी के बीच में नहीं है, मतलब म्यू आर जी से ज़्यादा हो गया, तो आपकी गाड़ी स्किड करने लगेगी। क्या हो जाएगा? स्किड करेगी, फिसलती हुई निकल जाएगी दूर। देखा होगा बारिश में ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश में म्यू की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या मैं जी चेंज कर सकता हूँ? क्या जी तो फिक्स है ना। बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुझे टर्न लेना है तो मैं म्यू की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, लेकिन म्यू बढ़ाने पे एक प्रॉब्लम है। अगर मैंने म्यू बढ़ा दिया तो क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा, रफनेस बहुत बढ़ जाएगी सरफेस में, अपने आप आपकी स्पीड कम होगी, मतलब आप नहीं बढ़ा सकते म्यू बहुत। दूसरा है आर बढ़ा दो। आर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे क्या स्पीड उतनी बढ़ती चली जाएगी? हाँ, तो ये सही है, रूट ओवर म्यू आर जी। आर बढ़ाने से स्पीड बढ़ती जाएगी। यही कारण होता है कि आपने फार्मूला 1 रेस वगैरह देखा है, देखते हो F1 वगैरह देखो, जब बाइकर्स या कार जब मुड़ती है ना तो ऐसा नहीं कि वहीं जगह से टर्न देते हैं, काफ़ी लंबा घेरा बना के टर्न बनाते हैं। क्योंकि जितना लंबा घेरा होगा, जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ा देंगे, क्या उतना ही ज़्यादा स्पीड से आप टर्न ले पाओगे। हालांकि वहाँ और फैक्टर्स काम करते हैं, उनके टायर्स जो है वो अलग ही ग्रिप वाले बनाए जाते हैं। हर 2, 4, 10, 15 किलोमीटर के बाद टायर चेंज करते हैं। वो क्यों चेंज करते हैं? ताकि ग्रिप बराबर मिला रहे, म्यू की वैल्यू बहुत अच्छी रहे। क्या अच्छी रहे? म्यू। तो वो कोशिश करते हैं म्यू भी बढ़ा दो और आर भी बढ़ा दो। म्यू और आर दोनों बढ़ जाएंगे तो क्या वी मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या? दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी टू टेक अ सेफ टर्न ऑन अ कर्व्ड पाथ। कितनी? रूट ओवर म्यू आर जी। लिखिए, मैं दिखाता हूँ इसका एक वीडियो आपको। Banking of roads 01. Objective: to understand the role of friction at circular turnings and banked roads. Maximum allowed speed while taking a turn. When a car takes a turn, each curvilinear section of the turn can be approximated to be an arc of a circle with a certain radius. A centripetal force must act towards the center of the arc to enable the vehicle to move along it. This centripetal force is provided by the static friction of the surface the car is moving on. To normal फिर से देखो। Objective: to understand the role of friction at circular turnings and banked roads. Maximum allowed speed while taking a turn. When a car takes a turn, each curvilinear section of the turn can be approximated to be an arc of a circle with a certain radius. A centripetal force must act towards the center of the arc
to enable the vehicle to move along it. This centripetal force is provided by the static friction of the surface the car is moving on. The normal force M balances the weight of the car mg. If the coefficient of static friction is mu, the maximum frictional force which can act towards the center of the arc is mu mg. While making a turn, if the velocity of the car is v and radius of the arc is r, the centripetal force acting on it would be equal to mv square by r. For the car to make a safe turn, the required centripetal force should be within the limit of static friction, which implies that the velocity of the car should be such that it satisfies the relation mv square by r is less than or equal to mu mg. In other words, v should be less than or equal to the limiting value root over mu rg. If the car moves with a velocity greater than the limiting value, it skids away from the center. Banking of roads. We cannot always rely on friction as it depends on external factors such as rain or frost, which significantly decreases the value of static friction. To avoid skidding of vehicles at turns, the outer edge of the road is raised up, which is called banking. Suppose the surface of the road at a turn makes an angle theta with the horizontal surface. This results in the horizontal component of normal force, n sine theta, acting towards center, providing the necessary centripetal force at the turn. Friction is not taken into consideration here. Therefore, n sine theta is equal to mv square by r. The vertical component of the normal force balances the weight of the vehicle. So, n cos theta is equal to mg. From these equations, we arrive at the equation tan theta equals to v square by rg. Thus, v is equal to root over rg tan theta. This equation gives the speed which, in the absence of friction for a given angle of inclination and radius of curvature, would ensure that the vehicle remains in its designated path. This is known as the rated speed or balancing speed of a turn. Rated speed of a curve does not depend on the mass of the object. Summary. The maximum speed with which a vehicle can move without skidding while taking a turn on a horizontal road is root over mu rg. The maximum speed with which a vehicle can move without skidding while taking a turn on a banked road is root over rg tan theta. क्या क्या समझे? कुछ नहीं, खाली टीवी देखे और बंद कर दिया ना। देखो, हमने वही पढ़ा अभी कि जो मैक्सिमम स्पीड होगी किसी सर्कुलर टर्न पे टर्न लेने के लिए वो कितनी हो सकती है? म्यू आर जी। कितनी हो सकती है? अगर मेरी स्पीड म्यू आर जी से कम है तो क्या मैं सेफ टर्न ले पाऊंगा? हाँ। म्यू आर जी से ज़्यादा हो गई तो नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, अगर मेरी स्पीड म्यू आर जी से ज़्यादा हुई तो क्या होगा? किधर जाऊंगा? स्किड करके बाहर की तरफ। किधर जाऊंगा मैं? जैसे ये टर्न है ना, ऐसे इधर ऐसे टर्न हो रही है। अगर मेरी स्पीड म्यू आर जी से ज़्यादा हुई तो मैं ऐसे बाहर की तरफ फिसलता हुआ निकल जाऊंगा, स्लिपिंग हो जाएगी बेसिकली। अब होता क्या है, ये हुआ एक छोटा सा पार्ट। होता क्या है कि जब हम रोड पे चलते हैं ना, तो किस किस बातों पर ये मैक्सिमम स्पीड डिपेंड कर रही है? म्यू पर और आर पर। क्या हर बार अपनी रोड अपने हिसाब से रोड बनाओगे क्या कि ज़्यादा स्पीड है तो ये वाली रोड पकड़ते हैं, ऐसे टर्न मारेंगे, ऐसे टर्न, ऐसे तो करोगे नहीं। रोड तो फिक्स्ड है, एक बार बन गई है तुम्हारी। म्यू भी तुम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते,
हालांकि म्यू अपने आप चेंज हो जाएगा, आप कितना भी अच्छा रोड बना लो, म्यू चेंज कैसे होता है बारिश के टाइम पर पे। अभी जैसे जो मटेरियल यूज किया जाता है रोड पे ना, वो मटेरियल और टायर के बीच में अच्छा ग्रिप होता है, इसका मतलब है फ्रिक्शन काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाती है, आपका टायर घिसता है, टायर का ग्रिप खत्म होता है, टायर का ग्रिप भी खत्म होगा, और बारिश के टाइम पे पानी आ गया, पानी आ गया मतलब म्यू की वैल्यू बहुत कम हो गई। और अगर आप सूखे टाइम पर अभी जिस नई नए गाड़ी लेके आए, नया एकदम टायर है, उस नए टायर के साथ वो नया टायर और रोड भी सूखा है, आप 50 की स्पीड में टर्न ले पा रहे हो, बारिश हो गई, आपकी गाड़ी का टायर भी पुराना हो गया, तो क्या आप 50 की स्पीड में टर्न ले पाओगे कि 30 हो जाएगी वो? क्यों? कि क्या घट गया तुम्हारा? रोड तो वही है, घटा क्या? म्यू। क्या घटा? म्यू। तो अकेले जब हम हाईवेज वगैरह पे चलते हैं तो इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकते कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, म्यू हमारे हाथ में नहीं है, म्यू ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए जो नॉर्मल रोड्स हैं, उस रोड पे टर्न करने के लिए आपकी स्पीड लिखी जाती है, मैक्सिमम स्पीड 40 50 स्पीड लिमिट। लेकिन हाईवेज पे तो ये स्पीड 80 90 होती है। क्यों? क्या करते हैं? तो एक फैक्टर, फ्रिक्शन पर ही वो काम नहीं करते, वो फ्रिक्शन पर भी काम करते हैं। अगर आप हाईवे वगैरह की रोड्स देखे होंगे, जो मुझे पता है आप देखे ही होंगे, तो बीच में डिवाइडर होता है। आप डिवाइडर पे खड़े होके देखिए, जब आप ऐसे रेलिंग की तरफ बाहर की तरफ देखेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा उठा हुआ दिखेगा, बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं दिखता, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। और थोड़ा सा उठा हुआ है वो क्यों उठा है? ताकि हम ज़्यादा स्पीड में टर्न लेना हो तो वो सपोर्ट कर पाए। क्या कर पाए वो? क्या कर पाए? समझा क्या? कोई दिक्कत? कुछ नहीं। तो अभी हमें वही पढ़ना है कि सपोर्ट लेने के लिए गाड़ी कैसे चलानी चाहिए या क्या क्या कंडीशंस होती है, फिर इन पे क्वेश्चंस करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है ये। अब ध्यान से पेन पेपर बंद करके पहले देखना, क्योंकि ये लिख देना कहीं, इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 12th बोर्ड्स ऑल्सो। पहला चैप्टर ये कर्व पाथ वाला भी और ये भी जो भी लिखा वो भी, ये दोनों जो है जेई में तो है ही, बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मतलब एक डेरिवेशन तो आना ही होता है कर्व पाथ वाले में से या बैंकिंग में से। अपनी बुक में करना, तो उसमें क्यों पेंटिंग कर रहा है? बैंकिंग ऑफ रोड। हालांकि हम जानते हैं कि कोई भी रोड अगर बैंक्ड है, ऐसे उठा हुआ है, तो अकेले बैंकिंग ही नहीं होती, वहाँ पर वो भी होता है फ्रिक्शन। लेकिन हमें पहले ये प्रूफ करना है कि रोड को बैंक करने से टर्न लेने में आपको हेल्प मिलती है। तो हम ये पढ़ेंगे कि रोड को बैंक कर रहे हैं हम लोग, और बैंकिंग ऑफ रोड में मैं ये मान रहा हूँ पहला केस कि बिना फ्रिक्शन के। किसके? देखो एक्चुअली रोड ऐसे दिखती है, अब ऐसा नहीं 90 डिग्री पे बैंक कर दिए सर और स्पीड बढ़ जाएगी, आप चढ़ ही नहीं पाओगे ना ऐसे। तो बहुत नहीं, 5 डिग्री 10 डिग्री का ही बैंक करते हैं। मान लो ये बैंक किया है थीटा, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा। ये रोड ऐसे टर्न हो रही है, तो ऐसे आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो, आपको रोड ऐसे हाइट पे दिख रही है, क्योंकि इसकी बेस लाइन और इसकी बेस लाइन दोनों अलग अलग हैं। सही बात है कि नहीं? कौन हाइट पे दिख रहा है? ये आउटर सरफेस ये। और हमारी गाड़ी कहाँ होती है? हमारी गाड़ी ऐसे टर्न ले रही होती है ना, ऐसे। ठीक, तो मान लो अपनी गाड़ी यहाँ पर है, इसकी स्पीड कैसे होगी? ऐसे अंदर की तरफ टर्न ले रही होगी, तो इसकी जो स्पीड v है वो कहाँ है? अंदर की तरफ। भाई रियल लाइफ में देखो तो ऐसे बैंक्ड है रोड, तो आप ऐसे ही टर्न लेते हो ना,
तो स्पीड किधर ले जा रहे हो, अंदर की तरफ, ऐसे टर्न आ रहे हो ना, ऐसे। अब हम दिखा नहीं पाएंगे, ये 2D प्लेन में ही हमारे सारे बोर्ड्स होते हैं, इतना आपको फील करना है। तो 3D में डायग्राम ऐसा दिखता है, कुछ इस तरह से आपको 3D में ये डायग्राम दिखेगा। लेकिन ये डायग्राम बनाना टफ नहीं लग रहा है तुम्हें, मतलब विजुलाइज करना कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टफ हो जाता है। ये खाली समझाने के लिए कि ऐसा रोड दिखता है आपको। तो अब होते कैसे एक्चुअली, इनका अगर 2D में डायग्राम देखा जाए तो इसके इक्विवेलेंट 2D डायग्राम में मैं सब कुछ नहीं बनाऊंगा। चल तो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे यहीं से टर्न ले रहा है ना, तो मैं पूरा ये रोड ना बना के कर्व वाला मैं इंक्लाइन प्लेन बनाता हूँ, लेकिन उसके रेफरेंस में 2D ये है, उसका 3D मैं यहाँ बना देता हूँ कि एंगल ऑफ बैंकिंग है, इधर आपका इनर सरफेस है, उधर कौन सरफेस है, आउटर। तो 2D में मैं खाली वही बना रहा हूँ जो उठा हुआ पार्ट है बैंकिंग का, ठीक है, जो कौन सा पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है। जरा ध्यान से देखो, मेरी कार यहाँ पर है और इसकी स्पीड v अंदर है, इसकी FBD बनाते हैं। तो mg ऐसे नीचे लग रहा होगा, कार है तो नॉर्मल ऐसे लगा होगा इंक्लाइन प्लेन पर। अच्छा ये है ऐसे, तो इसका सेंटर क्या यहाँ कहीं नहीं आएगा, यही तो आएगा ना सेंटर। तो ये सेंटर मेरा यहाँ है ऐसे। अब सोचो तुम कार के अंदर बैठे हो और तुम सेफ टर्न ले रहे हो, तुम्हारी FBD में कौन कौन सा फोर्स है, क्योंकि ये कार टर्न ले रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, जो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल। लेकिन इसमें फ्रिक्शन तो है नहीं, mg और नॉर्मल दो ही फोर्स है। क्या अभी सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो मुझे ऐसे किसी भी फोर्स का कंपोनेंट लेना होगा जो सेंटर की तरफ आ जाए। अब देखो mg का कंपोनेंट लोगे तो एक इधर आएगा और एक इस लाइन पर आएगा, इस इंक्लाइन लाइन पर, क्योंकि मुझे चाहिए किधर, इस लाइन पर। तो mg का कंपोनेंट लेना पॉसिबल नहीं है। बचा कौन सा फोर्स, नॉर्मल। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर ले सकते हो और एक कंपोनेंट इधर ले सकते हो। अच्छा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा, तो क्या ये हो जाएगा n cos थीटा और इधर बना n sin थीटा। और एक चीज देखो, अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो क्या मुझे गाड़ी पर ये वाला फोर्स महसूस होगा क्या? नहीं, गाड़ी के अंदर बैठने पे ये फोर्स महसूस नहीं होता क्योंकि इस टाइम पर ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है। कौन सा फोर्स, किधर लगता है वो, ये भी स्पीड से गाड़ी जा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल ऐसे बाहर की तरफ लगेगा। इससे होगा क्या, समझना ध्यान से, बहुत आसान टॉपिक है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया जाता है इसलिए आपको टफ लगता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब। इस क्वेश्चन में अब मैं कार के अंदर बैठा हूं, फॉर एन ऑब्जर्वर from inside the car, कार कहीं नहीं जा रही है, इसका मतलब n sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर, और ये जो n cos थीटा है ये किसके बराबर हो गया। बच्चों अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, खैर नहीं भी करोगे तो चलेगा, यहाँ पर मेरे पास देखो m है, थीटा है, n है और r है और v, क्या यहाँ पर भी 5 वेरिएबल आ गए, क्या कॉनिकल पेंडुलम जैसा हो गया, कोई भी 3 देकर 2 पूछे जा सकते हैं। हाँ तो आपसे ये भी पूछते हैं कभी कभी। खैर अभी अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये 1 है और ये 2 है और अब मैं 1/2 कर रहा हूँ,
तो क्या ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, या v की वैल्यू हो गई रूट ओवर आर जी tan थीटा। मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं है, ये कौन सी स्पीड है, इसको हम बोलते हैं रेटेड स्पीड। क्या बोलते हैं? आइडियल कंडीशन में फ्रिक्शन हो या ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट को साथ में रखने की कोशिश करता है। आइडियल कंडीशन में फ्रिक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा कौन सी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, रूट ओवर आर जी tan थीटा। कौन सी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, रूट ओवर। अगर आप रूट ओवर आर जी tan थीटा की स्पीड मेंटेन करते हैं तो फ्रिक्शन जीरो रहेगा। कितना रहेगा? जीरो। लेकिन अगर आपकी स्पीड किसी भी कारण से रूट ओवर आर जी tan थीटा से कम या ज़्यादा हो गई तो फ्रिक्शन तो है ना आप रियल लाइफ में, तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, आपकी हेल्प कर देगा। क्या करेगा फ्रिक्शन? हेल्प। कैसे करेगा देखो, यहाँ कुछ था क्या? ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो ये रेटेड स्पीड है, इस टाइम पे फ्रिक्शन को कुछ काम नहीं है। सेकेंड केस, अगर फ्रिक्शन के साथ आए तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको आता है, खाली नॉर्मल कंपोनेंट किया गया ना, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। देखो इस, ये अपने आप क्या हो रहा है, अच्छा मैंने कम यहाँ से वो कर दिया क्या, अपने आप हो गया। तो अगर फ्रिक्शन के साथ चला जाए तो इसमें पहला केस, अगर मेरी स्पीड रूट ओवर आर जी tan थीटा के बराबर ही है तो फ्रिक्शन क्या कितना होगा? अभी बताया मैंने, मेरी स्पीड रूट ओवर आर जी tan थीटा है तो क्या मैं सेफ टर्न ले पा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी स्पीड बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के साथ इंक्लाइन सिंक हो चुका है। नॉर्मल और mg भाई फ्रिक्शन तब काम करता है पता है, फ्रिक्शन के पहले तुम्हारी जितनी औकात है तुम लोग लगा लो साथ में रहने के लिए, कुछ कम ज़्यादा होगा तो मैं पीछे खड़ा हूँ, समझ रहे हो? कुछ कम ज़्यादा हुआ तो मैं पीछे खड़ा हूँ, ये किसका काम होता है? फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन यही चाहता है कि भाई कुछ कम ज़्यादा होगा तो मैं पीछे से पकड़ लूँगा। तुम्हें नींद आ रही है हीरो? हाँ, आंखें तो बंद। अच्छा प्रवचन सुन रहे थे क्या आंखें बंद करके? भगवान का नाम ले रहे हो कि मंत्र पढ़ना भूल गए आज महाराज अपना? क्या बोलो, ये बराबर है। तो फ्रिक्शन से खुश कोई इंसान है ही नहीं पूरी दुनिया में, तो इस केस में जो फ्रिक्शन है वो कितना होगा? तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे केस में अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है, अगर वी आर जी tan थीटा से बड़ा हो गया, सोचो मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, क्या होगा? ये थीटा है, यहां अपनी कार है, कार पर ऐसे कौन सा फोर्स लगा था, इधर कौन सा फोर्स था, इधर आया था, हाँ क्या कर रहे हैं? तो n साइन थीटा n कॉस थीटा ये ऐसे चल रहा है विथ फ्रिक्शन में, और इस केस पर सेम है BD बनाना है अपने को जो हमने पहले बनाई है BD। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mv²/r। कौन सा फोर्स लग रहा है? ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। रेटेड स्पीड कब थी, फ्रिक्शन जीरो कब था? रेटेड स्पीड थी या फ्रिक्शन जीरो था जब
एन साइन थीटा mv² r के बराबर था। देखो ना, इसके पहले यही तो किया था, एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv²। जब एन साइन थीटा mv² r के बराबर है तो रेटेड स्पीड है। अरे आगे क्लास चल रही, सीधा खड़े हो, सीधा। जब एन साइन थीटा mv² r के बराबर हो तो रेटेड स्पीड होती है। सोचो इस केस में हो क्या रहा है, v बढ़ रहा है। अगर v बढ़ेगा भाई, n, जब तक मैं थीटा चेंज नहीं करूंगा और गाड़ी का मास चेंज नहीं किया, मास चेंज नहीं किया तो क्या mg कांस्टेंट रहने वाला है? जब तक मास नहीं चेंज होगा mg कांस्टेंट है। mg कांस्टेंट है तो नॉर्मल कांस्टेंट है। और अगर मैंने एक बार रोड बन गई है तो स्लोप भी कांस्टेंट कर दिया, मतलब थीटा कांस्टेंट है, नॉर्मल कांस्टेंट है। तो n साइन थीटा तो अपन बदल नहीं सकते, n साइन थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और v अगर मैंने बढ़ा दिया, तेजी से गाड़ी टर्न करने जा रहा हूं, rg tan थीटा पर सेफ टर्न था बिना फ्रिक्शन के, अब मैंने v बढ़ा दिया तो क्या होगा? v बढ़ाने से क्या mv²r बढ़ जाएगा। इन दिस केस क्या n साइन थीटा विल बी लेस देन mv²r, क्योंकि v बढ़ गया तो mv²r बढ़ गया। और जब ये वाला केस, v की वैल्यू rg tan थीटा थी रूट में, उस कंडीशन के लिए n साइन थीटा और mv²r बराबर थे। जितना ये बढ़ा होगा, v की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, मान लो v रूट rg tan थीटा की वैल्यू 10 है, मान लो रूट rg tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 10। बोलो कितनी है? 10। अगर मैंने 11 किया तो क्या उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा? 12 किया तो क्या उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा? क्या रूट rg tan थीटा से बढ़ रही है वैल्यूज? बोलो, जोर से बोलो, पक्का ना? तो बढ़ रही है वैल्यू, अच्छी बात है। अब अभी तक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं था, लेकिन अभी कौन बढ़ गया? mv²r। फ्रिक्शन क्या बोलेगा? हो गया, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं रोक पा रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। तो फ्रिक्शन को किसकी हेल्प करनी पड़ेगी? किसकी हेल्प करनी पड़ेगी? n साइन थीटा की। भाई जो कम पड़ गया है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर से सेफ टर्न ले पाओगे, क्योंकि ये ज्यादा हुआ तो हवा में उड़ जाओगे, मतलब ऐसे साइड करते हुए बाहर निकल जाओगे, और अगर ये ज्यादा हुआ तो अंदर सेंटर पे आके गिर जाओगे, तो डिवाइडर से टकराओगे। n साइन थीटा ज्यादा हो गया तो आप डिवाइडर से टकराओगे, mv²r ज्यादा हुआ तो आप रेलिंग से जाके टकरा जाओगे। टक्कर तो होनी है दोनों केस में। फ्रिक्शन क्या कहेगा? कहेगा रुको, मैं तुम दोनों को बराबर करने की कोशिश करता हूँ, मतलब इस लेफ्ट साइड और राइट साइड के फोर्सेस को इक्वल करने की कोशिश करेगा कौन? तो अभी इस केस में किसको सपोर्ट करना चाहिए? लेकिन फ्रिक्शन लग किधर सकता है? फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस कौन है? क्या यही है तुम्हारा कॉन्टैक्ट सरफेस? तो या तो ऊपर लगेगा या तो नीचे, नीचे लगेगा मतलब इनर प्लेन की तरफ, और बाहर लगा तो ऊपर लगा तो आउटर प्लेन की तरफ, यही होगा ना। तो फ्रिक्शन तो इसी लाइन पे लग सकता है। सोचो अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग गया, ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसके कंपोनेंट किधर आएंगे? एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आने का मतलब किसको सपोर्ट कर रहा है? तो अगर मैंने फ्रिक्शन को ऊपर लिया तो उसका कंपोनेंट mv²r को सपोर्ट कर देगा। क्या आपको सपोर्ट करवाना है क्या mv²r को? आप क्या चाहते हो किसको सपोर्ट किया जाए? तो किधर लगाना चाहिए फ्रिक्शन? हाँ, इधर। ऐसे अगर लग जाएगा फ्रिक्शन तो देखो ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, तो क्या ये आ जाएगा f cos थीटा, क्या इधर आ गया f sin थीटा। अब जरा देखो फ्रिक्शन ने किसको सपोर्ट किया? किसको सपोर्ट किया? क्यों सपोर्ट किया? ताकि गिरने ना पाए। लेकिन हम सब जानते हैं फ्रिक्शन की तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के ऊपर भी क्या सपोर्ट कर पाएगा क्या?
लिमिट के ऊपर वो सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अब मुझे यही जानना है कि v की वैल्यू, भाई f cos थीटा, फ्रिक्शन तो स्टैटिक जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल है ना, अपने आप को चेंज करता रहता है एज पर द अप्लाइड फोर्स। तो अगर मान लो रूट आर जी टेन थीटा की वैल्यू 10 है, अगर यहाँ पर एन साइन थीटा लग रहा है और यहाँ पे v की वैल्यू 10 रखी जाए, तो क्या फ्रिक्शन काम करेगा? v अगर मैंने रूट आर जी टेन थीटा रख दिया, क्या फ्रिक्शन काम करेगा? v को रूट आर जी टेन थीटा रखने पे क्या फ्रिक्शन काम करेगा? मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, नहीं। और तेज, नहीं। सबकी आवाज नहीं आ रही है, पक्का ना? तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0। तो अगर v 10 रखा तो फ्रिक्शन 0 था, v को 11 किया तो क्या 1 से बढ़ा? 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा मतलब f cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। v को 12 कर दिया तो f cos थीटा की वैल्यू 2 चाहिए। v को 3 किया तो f cos थीटा, सॉरी 13 किया तो f cos थीटा 3 चाहिए। v को 14 किया तो ये कितना चाहिए? 4। मान लो f cos थीटा मैक्सिमम 5 तक ही हो सकता है, तो v को 15 करूंगा तो f cos थीटा 15 हो गया। अगर मैंने v को 16 कर दिया तो अब फ्रिक्शन की औकात के बाहर हो गया, तो क्या आप जाके कहीं टकरा जाओगे? तो आपको यही बताना है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड रखूं ताकि फ्रिक्शन का कॉस वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा को सपोर्ट करता रहे और मैं जाके टकराऊं ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये खाली तुम्हें इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर। हाँ, तो अभी जो इक्वेशंस बन रही है अपने पास वो कैसी बन रही है, ध्यान से देखो। क्या n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा मिलके mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर दे रहे हैं? बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। और दूसरा n कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा, क्या वो mg को बैलेंस कर रहे हैं? बच्चों अभी मैंने क्या बताया कि अगर रूट ओवर आर जी टेन थीटा की वैल्यू 10 है तो 10 से 15 के बीच में आप जितना बढ़ते जा रहे हो उस हिसाब से f cos थीटा चेंज हो रहा है। लेकिन cos थीटा तो इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है क्योंकि थीटा चेंज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली चेंज कौन हो रहा है? f। कौन चेंज हो रहा है? f। तो ये जनरल इक्वेशंस बोली जाती है जो हर जगह काम आती है। लेकिन अगर मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए कि कब तक ये सपोर्ट कर पाएगा, जरा मुझे बताओ ये कब तक सपोर्ट कर पाएगा? जब तक f की वैल्यू अपने मैक्स लिमिट पे ना पहुंच जाए। v मैक्स क्या f की वैल्यू होनी चाहिए fs मैक्सिमम, और f मैक्सिमम होता है कितना है? म्यू n। कितना होता है? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? n साइन थीटा प्लस म्यू n कॉस थीटा mv मैक्स स्क्वायर बाई आर लिख सकता हूं ना? या यहां से n कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इक्वेशन 3। दूसरा इक्वेशन कहां बना सकते हो? n कॉस थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा, ये mg के बराबर है। n कॉमन लिया तो क्या ये आ गया? mg
कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बोलो, बस वी मैक्स निकाला जा सकता है। सब्स्टिट्यूट करो n इन इक्वेशन 3, यहां से सॉल्व कर लो, वी मैक्स आएगा। पहले इतना नोट करो, फिर इसको सॉल्व करो, जरा n की वैल्यू रखो, ट्राई करो। खड़े होने का मतलब क्या है? जब विश्राम ले रहे हो तो आइंदा सोते हुए पकड़ेगा तो बहुत खड़ा रखूंगा, बैठ जाओ। चिल्लाना मत, कोई चिल्लाया तुम ही दोनों पकड़े जाओगे। आया क्या? क्या आया? रूट ओवर आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। एक काम करो, जो रूट के अंदर वो साइन थीटा माइनस म्यू प्लस म्यू कॉस थीटा लिखा है, सही आया आपको, गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा याद रखने में डिफिकल्ट हो सकता है, तो उन सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ऊपर भी कॉस से कर दो, नीचे तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा? टेन, और कॉस कैंसिल हो गया तो बन जाएगा म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। चलो, मतलब मेन लॉजिक क्या पकड़ना था आपको समझ में आया। अगर v की वैल्यू रूट आर जी टेन थीटा के बराबर हुई तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। v ज़्यादा हो गया तो किधर फ्रिक्शन काम करेगा, वो समझ में आया। तुम्हें चाहिए तो तुम एक चीज यहाँ लिख सकते हो, फ्रिक्शन एक्ट्स इनवर्ड। किधर काम करेगा फ्रिक्शन? इनवर्ड। मैं इसको सॉल्व करूंगी, सबको आ गया है? डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं, जिनको नहीं आया वो पूछ लो, मैं सॉल्व कर दूंगा बाद में। ये बनेगा रूट ओवर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो अगर मैं मेरी स्पीड रूट ओवर आर जी टेन थीटा से लेकर इसके बीच में है, तो मैं सेफ टर्न ले सकता हूं। अच्छा, अगर मेरी स्पीड इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज ग्रेटर देन वी मैक्स, तब मेरी स्पीड वी मैक्स से ज्यादा होगी। भाई वी मैक्स तक तो फ्रिक्शन मुझे सपोर्ट कर रहा था, उसकी औकात के अंदर चीजें थी, मैं ले लिया टर्न। अब मेरी स्पीड अगर वी मैक्स से ज्यादा हुई तो क्या होगा? तो क्या मैं गिरने की कोशिश करूंगा? और किधर जाऊंगा मैं गिरते हुए? बाहर की तरफ ना, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर तब एफ कॉस थीटा भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा एन साइन थीटा को। तो मैं किधर भाग जाऊंगा गिरते हुए? बाहर। किधर भाग गया? बाहर। तो जो व्हीकल है वो स्किड कर जाएगा आउटवर्ड्स। इसीलिए जब तुम देखते हो रोड पे जो बहुत तेज चलने वाली गाड़ियां होती हैं, वो कभी डिवाइडर से नहीं टकराती। वो डिवाइडर से ना टकरा के, वो जो हाईवे के लास्ट में रेलिंग बनी होती है ना, उस रेलिंग से टक्कर मारती हैं, तभी जाके खाई में गिर जाती है गाड़ियाँ। मूवी में दिखाते हैं और सही सही भी होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा तेज चलोगे तो एफ कॉस थीटा, आप तेज चलोगे मतलब आपकी स्पीड रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा हो गई रूट आर जी टेन थीटा से आपकी स्पीड, तो फिर फ्रिक्शन आएगा रोल में। फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा? एन साइन थीटा को सपोर्ट, लेकिन जब उसके लेवल के बाहर निकल जाएगा तो वो भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया तो आप बाहर की तरफ स्किड करते हुए चले जाओगे। समझा क्या?
अच्छा, आपने दो केस पढ़ा, रूट आर जी टेन थीटा के बराबर है तो जीरो है। कुछ लोग ना याद रखते हैं फ्रिक्शन किधर काम करेगा, कब काम करेगा, कैसे काम करेगा। मैं तुमसे याद नहीं करवाता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तरीका क्या तुम्हें समझ में आया है, कब अंदर लगेगा कब बाहर लगेगा आपको समझना चाहिए। एक और केस है, ये लिखा था कि नहीं लिखा था लास्ट वाला, लिख लिया सब लोगों ने, तो लिखो जल्दी। इंतजार क्या कर रहे हो, 9:20 हो गया, मुझे टॉपिक खत्म करना है। आज ये खत्म करूंगा, अगले लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, तभी टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लास्ट, अच्छा ये बताओ, अगर v छोटा हो गया, बस हम मस्ती खत्म, v अगर छोटा हो गया आर जी टेन थीटा से तब क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा, यहां अपनी गाड़ी है, नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल, वही जो अभी किया वही चीज, इधर था n साइन थीटा, ये रहा mv²/r। बच्चों एक बात बताओ, v की वैल्यू जब परफेक्ट रूट आर जी टेन थीटा होगी तो उसी टाइम पर n साइन थीटा के बराबर है। v अगर रूट आर जी टेन थीटा से बड़ा हुआ तो भी फ्रिक्शन काम करता है, और रूट आर जी टेन थीटा से छोटा हुआ तो भी फ्रिक्शन काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये v छोटा हो गया तो mv²/r छोटा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया ना। अब कौन बड़ा है, तो ये किधर भागेगा, सेंटर की तरफ। डिवाइडर से टकराने के लिए आप कम से कम स्पीड में चलिए, टकराना ही क्यों है, लेकिन टकराना चाहते हो तो कम से कम स्पीड से चलना। अब फ्रिक्शन क्या बोलेगा, किधर लगना चाहिए, उस बेचारे का काम ये होगा कि भाई गिरने नहीं देना है, कहीं भी नहीं जाना है, डिवाइडर में भी नहीं टकराना है, ऊपर भी, तो अपनी औकात भर कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन अगर मैं ऐसे लगाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है, सपोर्ट करना ना इसको, तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ये पहले था एन साइन थीटा, और एफ कॉस हो एफ साइन हो रहा जाएगा। सही है क्या, कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, यहां मैं लिख सकता हूं फ्रिक्शन एक्ट आउटवर्ड, इसमें भी यही लिखा था, देखो इनवर्स आया था, समझा क्या? और इस केस में हो क्या रहा होगा, एन साइन थीटा बड़ा हो जाएगा mv²/r से, देयरफॉर फ्रिक्शन एक्ट आउटवर्ड। कहाँ? ठीक, तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं बैलेंसिंग का तो क्या ऐसा बनेगा, n साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, तो ये बराबर होगा mv²/r के, और दूसरा आप अगर ध्यान से देखेंगे, पहला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों एक जैसे ही हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस है बस। तो मैं अगर आगे देखूं तो ये बेसिक इक्वेशन यही इतना है। अब यहां मैं लिख सकता हूं, भाई v की वैल्यू कम करने पे कौन सपोर्ट कर रहा है, f cos थीटा, cos थीटा तो अगेन फिक्स्ड है, तो f सपोर्ट कर रहा है, लेकिन f अपनी एक लिमिट तक ही तो कर पाएगा सपोर्ट, लिमिट के बाद क्या f आपको सपोर्ट कर सकता है क्या,
लिमिट के बाद एफ आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है आफ्टर लिमिट आप गिरोगे ही गिरोगे। तो लिमिट, जितनी फ्रिक्शन की लिमिट है, जब तक फ्रिक्शन सपोर्ट कर पा रहा है तब तक मैं अपनी स्पीड छोड़ सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। मतलब मैं अपनी स्पीड कम कब तक कर सकता हूँ, जब तक फ्रिक्शन की लिमिट है। तो मैं अपनी स्पीड कम करते जाऊँ करते जाऊँ करते जाऊँ और ऐसा लिखूँ इफ नहीं, फॉर मिनिमम वेलोसिटी टू टेक सेफ टर्न friction has to be maximum। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सेफ टर्न की जो मिनिमम वेलोसिटी होगी उसके लिए फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मैं ऐसे लिखूंगा n साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर। यहां से अगेन n को कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा m। बच्चों ध्यान से देखो, सेम इक्वेशन बनी थी, बस यहां प्लस था, अभी क्या हो गया है? माइनस। अब दो वाले इक्वेशन से लिख सकता हूं n cos थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा mg के बराबर है, या n की वैल्यू mg बाय n को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 3 में, तो ये बनेगा mg अपॉन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा m ने m को मार दिया, ये बन गया rg, और अंदर मैं अभी डिवाइड कर देता हूँ कॉस थीटा से, यही होगा ना? सॉल्व करके क्या लिख सकते हो अभी? रूट ओवर आर जी माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। जरा देखो वहां से उल्टा आ गया क्या ये? तो हमारी सेफ टर्न के लिए हम, जब मैं किसी ऐसे रोड पर चलूं जो बैंक्ड भी हो और फ्रिक्शन भी हो, तो सेफ टर्न के लिए क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? v मिनिमम से v मैक्सिमम के बीच में क्या होनी चाहिए? v मिनिमम से, v मिनिमम कितना है? रूट ओवर आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। v मैक्सिमम क्या है? रूट ओवर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। छाप लीजिए। चलो कितना बचा है विराज? ये है ना, स्पीड ऑफ व्हीकल इज ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिखना है, v मिनिमम, देन हम डिवाइडर से टकरा जाएंगे इनवर्ड्स। आप कट कुट करके मत लिखो, इसी में पूरा लिखो। देयरफॉर रेंज ऑफ सेफ टर्न, v अपना बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए रूट ओवर आर जी टेन थीटा माइनस म्यू
अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा से, लेकिन छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए रूट ओवर आर जी ये रेंज है। सारे सवाल रेंज पे नहीं बनते, जो रेंज वाले होंगे वो भी कराऊंगा, जो बिना रेंज वाले वो भी कराऊंगा। फटाफट लिखो तो। ये पूरा डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा रेंज पूछते हैं वो 4 नंबर में। हेडिंग बनाए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी लिखो भाई। A car is moving on a circular track, curved path. A car is moving on a curved path having radius having radius 20 meter and the coefficient of friction is 0.5. Calculate the velocity, maximum velocity लिखना। Calculate the maximum velocity for taking a safe turn. Calculate the maximum velocity for taking the safe turn. जल्दी निकालिए। नहीं दिए। नहीं दिया दे, दिया ही नहीं है। थोड़ा आगे पीछे देखो। अरे वो कर्व्ड पाथ पे घूम रहा है, वेलोसिटी पूछा है गधेड़ों। कहाँ है थीटा? किधर है थीटा? दस आया ना? क्या किया हमने? पॉइंट 5 25 या 100
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A road is banked. A road is banked at an angle of. A road is banked at an angle of BANKED, banked at an angle of theta is equal to tan inverse half. Theta is equal to tan inverse half. And its radius is 20 मीटर। कैलकुलेशन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मैं सोच के दे रहा हूँ, लेकिन कहीं उल्टा सीधा हो तो बता देना मुझे। रेडियस क्या बोला मैंने? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन if the coefficient of friction between tire and the road is 0.3, then calculate the range of velocities at which the vehicle के कार लिखा था ना, अच्छा, at which a vehicle can take a safe turn। मास तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। at which a vehicle can take a safe turn, ट्राई करो। अब छोड़ दिया। कौन मरा बे? तू तो बोलना मरा, तो पता नहीं किसका मुंह देख के उठा है। 5 and 15 take g is equal to 10 meter per second square and assume that, ये क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगा, 10-10 हो जाएगा। take g is equal to 10 meter per second square and assume that friction is sufficient to prevent slipping। हाँ, friction is sufficient to prevent slipping। स्लीपिंग नहीं, स्लीपिंग। प्रिवेंट नहीं, प्रिवेंट। चलो सॉल्व करो। सब लोग सॉल्व करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। पेन चला। नहीं सॉल्व किया ना, जो हीरो बन के आए हो ना, 206 हड्डियां होती फिर 512 हो जाएंगी। कुछ 3 पार्ट में टूटेंगी, कुछ 2 पार्ट में टूटेंगी। और तुम्हारी कोई बात नहीं कर रहा, हाथ तोड़ दो। आधे नींद में तो हमेशा रहता है वो, पता नहीं क्या खा के आ रहा है, नशे में है हमेशा।
तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। रुक 2 मिनट फ़ोन करता हूँ। इसको सॉल्व करो।